बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट। 1.4 की एक्सरसाइज किस कंसेप्ट पर मुश्तमिल होगी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। 1.4 में वो आपको मल्टीप्लिकेशन का बताएगा। इससे पहले सबसे पहले हमने मैट्रिसेस क्या होते हैं हमने वो पढ़े, फिर हमने उनकी टाइप्स को पढ़ा, फिर हमने डिफरेंट फंक्शन जिसमें ट्रांसपोज था हमने उसको पढ़ा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को पढ़ा। देन हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक कानून था कि उनका कन्फर्मेबल होना ज़रूरी है, इसी तरह यहाँ पर भी दो मैट्रिसेस का कन्फर्मेबल होना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे कन्फर्मेबल होने से मुराद ये था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होगा तो ही वो आपस में कन्फर्मेबल है, यानी कि मुवाफिक है, सूटेबल है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में आपके पास टू मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication giving product AB if the number of columns of A is equals to the number of the rows of B। अगर आपके पास कॉलम A के मैट्रिक्स की कॉलम ए की जो आपके पास कॉलम्स की तादाद है वो इक्वल होगी कॉलम मैट्रिक्स बी की रोज़ के, तो ही वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहला मैट्रिक्स, यहाँ पे तो उसने ए और बी का है ना, कोई से भी मैट्रिक्स हो सकते हैं, सी डी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर होंगे तो ही वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ दोनों मैट्रिक्स आपस में नॉन कन्फर्मेबल होंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यहाँ पर उसने आपको कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है और आपके जिसका ऑर्डर आपके पास क्या बन रहा है 1/2 है, यानी कि इसकी कॉलम्स कितनी हैं? 2 कॉलम्स हैं। और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स बी है जो कि आपके पास 2/2 का है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कॉलम्स इसके रोज़ के बराबर हैं, दोनों की कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज़ 2 हैं, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देन ए बी जो है वो आपके पास क्या होगा, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखें आपने कोई मल्टीप्लाई का निशान नहीं डाला, ना ही डालना है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ ब्रैकेट फॉर्म में लिखे हैं, दैट मीन्स कि वापस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप 2.3 भी लिखें ना, थोड़ा सा स्पेस देके, तो उस डॉट का मतलब भी ये होगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप 2 ब्रैकेट में लिखें एंड देन आप 3 को ब्रैकेट में लिखें तो इसका भी मतलब ये होगा कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने दो मैट्रिक्स जो आपस में कन्फर्मेबल हैं उनको साथ लिखा है। कन्फर्मेबल ये क्यों है? क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर है। मेरे इस जुमले को आपने याद रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हों। तो आपने दोनों को साथ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और उसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 × 2 होगा, और उसके बाद आपने दरमियान में प्लस का साइन डालना है। प्लस का साइन डालने के बाद फर्स्ट रो का जो दूसरी एंट्री है वो फर्स्ट कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 × 3 होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपने इन पहली रो के दोनों नंबर्स को अलग अलग या तरतीब से फर्स्ट कॉलम के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, दोनों आपस में देन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक चीज़ बन रही है 1 × 2 प्लस 2 × 3। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी स्पेस देंगे, देन आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0
प्लस आएगा दरमियान में, दो एंट्रीज जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनके दरमियान जो साइन आता है वो प्लस का होता है, ठीक है। याद रखना है मल्टीप्लाई करते हुए आपने प्लस लेना है। डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट में ऐसा आएगा कि जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उधर माइनस आएगा, लेकिन अभी उसको भूल जाएं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। यहाँ पर आपने ये याद रखना है मल्टीप्लाई करते हुए कि जब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फर्स्ट एंट्री दोनों की फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस आएगा, देन आपकी सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई होगी, तो 1 0 मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आएगा, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, ठीक है। इनको आपने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन आपने एडिशन करनी है। 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 प्लस 6 आपके पास बनता है 8। इसी तरह 1 0 से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 रहेगा और आपके पास ये आंसर 8 और 2 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया। तो अब आप ये भी देख रहे हैं कि जो जिस तरह आपके पास ये याद रखिएगा आपकी यहाँ पे आंसर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो कि आपका पहला मैट्रिक्स था, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2, तो जो आंसर आ रहा है उसका भी ऑर्डर क्या है 1/2। तो अब आपने ये बात याद रखनी है। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होने का मतलब क्या है? कन्फर्मेबल होने का मतलब ये है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के तादाद के बराबर होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास सेकंड रो होती, जिस तरह यहाँ पर अब आपके पास सेकंड रो है, तो सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, आप यहाँ देख सकते हैं। और इनका जो आंसर आएगा वो आंसर आपके पास फर्स्ट कॉलम के ऑर्डर के बराबर आएगा। हम इस वाले सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। दोनों मैट्रिक्स को उसने इस तरह यहाँ पे साथ लिख लिया, यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई का साइन डाला है। मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालें तो भी इसका मतलब यही है कि जब दो मैट्रिक्स साथ साथ लिखे हुए हों बगैर किसी ऑपरेटर के, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 को मल्टीप्लाई किया है -1 से, ठीक है, माइनस का था इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। देन आएगा प्लस का साइन और फिर आपके पास फर्स्ट रो का सेकंड नंबर 3 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का सेकंड नंबर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × -1 + 3 × 3। यहाँ पे ये एक फर्स्ट एंट्री या मल्टीप्लाई होने की जो फर्स्ट एंट्री है वो ये आपके पास बन गई, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। थोड़ा सा स्पेस दे के आप लिखेंगे 1 × 0, देन 3 × 2, ठीक हो गया। देन आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह आपने तरतीब से चलना है। सेकंड रो आपने सेकंड जो आपकी फर्स्ट कॉलम का जो आपके पास सेकंड नंबर बनता है, या सेकंड रो का जो आपके पास फर्स्ट नंबर बनता है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का सेकंड नंबर या सेकंड रो का फर्स्ट नंबर या फर्स्ट एंट्री आप इसको बोल दें, जो आपके पास बनती है, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -1 प्लस फिर आप करेंगे -3 × 3 एंड स्पेस देने के बाद जो आपके पास सेकंड नंबर आएगा उसके लिए आपने क्या करना है कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0 प्लस का साइन आएगा दरमियान में, देन -3 × 2 हो जाएगा। जब आपने इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन की, पहले आपने मल्टीप्लाई किया तो ये देखें यहाँ पे -1 बन रहा था, -1 + 3 0 + 6, इसी तरह -2 एंड -9, देन 0 -6 सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 8 6 -11 एंड -6। अब ये दोनों 2/2 के मैट्रिक्स थे और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो 2/2 है, तो इसलिए आंसर भी आपके पास क्या है 2/2 का है। ये था मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब मल्टीप्लाई करने के लिए या मल्टीप्लाई के जो नेक्स्ट इसके अंदर जो लॉज आते हैं, जिस तरह हमने एडिशन के टाइम पे पढ़ा था उसमें कम्यूटेटिव लॉ था। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ इन्होंने अभी इसलिए नहीं दिया क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ जनरली एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इन सम या सर्टन कंडीशंस में अप्लाई होता है कम्यूटेटिव लॉ, बट मोस्टली अप्लाई नहीं होता। ए बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नहीं आता जो बी ए को मल्टीप्लाई करने से आता है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स अलग अलग मल्टीप्लाई होती हैं, इसलिए आंसर चेंज हो जाते हैं। बहरहाल एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है इन ऑल द कंडीशंस। तो वो कहता है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं जो कि आपस में
कन्फर्मेबल हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे कन्फर्मेबल इसी तरह है, मोस्टली आपके लेवल पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि वो स्केयर मैट्रिक्स ही होंगे। तो स्केयर मैट्रिक्स जो है वो आपस में कन्फर्मेबल होते हैं, उसमें फिर अब आपको मज़ीद कुछ चेक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करना है, पहले अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही आंसर आएगा जो आप ए को बी और सी के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, हम दोबारा इसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपके पास ये है कि इसमें एडिशन भी शामिल हो जाएगी, यानी कि एक तरफ आप ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी के प्रोडक्ट से, तो आपके पास उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने का जो सम है वो उसके इक्वल होगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई है, और लेफ़्ट साइड पर जो है वो आपके पास क्या है कि आपने बी प्लस सी के प्रोडक्ट को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड पर देखें, अगर हम इसको जनरल मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी प्लस सी करें तो क्या बनता है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ना अंदर दोनों से, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल में जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएंगे। तो इसी तरह जब आप ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, ए सी मल्टीप्लाई हुआ तो ए सी आ गया, बी सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह जब इसने यहाँ पे करके भी दिखाया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है, अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होने वाले हैं और थोड़े से ट्रिकी, यहाँ पे आपको दिमाग को ज़्यादा हाजिर रखना होगा। ठीक है, तो ये जब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे साथ साथ करवाऊँगा, और उम्मीद है किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ माइनस में क्या होगा, माइनस में भी इसी तरह ए इंटू बी माइनस सी है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, और अगर ए माइनस बी इंटू सी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी हो जाएगा। ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हैं। ठीक है, और इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है, आप अभी एक्सरसाइज में वेरीफाई ही करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ का क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे वही मैंने आपको बताया, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, इनको जब आपने ए बी किया तो ये आंसर आया, बी ए किया तो ये आंसर आया, दोनों आंसर अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है। तो वो कहता है ए बी मोस्टली है, इन जनरल जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, लेकिन वो कहता है कि सम टाइम ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पर ए बी ए के इक्वल हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को आता है, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में वाज़ेह है। अब आपने याद रखना है, ये वाला मैट्रिक्स आपने याद रखना है। ऐसा ना हो कि पेपर में वो दे दें कि फॉर इफ़ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, और आप कहें जी हमने तो पढ़ा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो हम तो इसको सॉल्व करते नहीं, आप जस्ट वहाँ पे लिखा है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ऐसा नहीं करना, आपने सॉल्व करके देखना है। अगर सॉल्व होता हुआ तो दैन ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, और अगर वो सॉल्व ना होता हुआ तो दैन आप लिख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जिस तरह वहाँ पर आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी था, उससे मुराद ये था कि आप आइडेंटिटी से मुराद ये होता है कि मतलब एडिटिव हो या मल्टीप्लिकेटिव, कि आपने ऐसा मैट्रिक्स उसमें ऐड करना है एडिटिव के केस में, और मल्टीप्लिकेटिव के केस में आपने उसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। रियल नंबर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 जो है वो हर एक का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कि फॉर एग्जांपल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 5 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा। इसी तरह हर मैट्रिक्स का जो यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं बाय डेफिनेशन जो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो कि आपके पास किस तरह का होता है, 1 0 0 1, यानी कि डायगोनल में जिसकी एंट्रीज 1 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मैट्रिक्स दोबारा इटसेल्फ आ जाएगा, यानी कि ए बी मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास ए ही वापस आएगा। इसी तरह बी ए अगर आपके साथ आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर दोबारा आपके पास ए ही आएगा। जो रियल मैट्रिक्स है, यानी कि जो एक
वेरिएबल फॉर्म का मैट्रिक्स है वो ही आपके पास दोबारा आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के बाद। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई करके उसको प्रूफ करके देखा है, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे। इसी तरह अब उसने यहाँ पे एक और फॉर्म दी है कि वेरीफाई करें ए बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज के और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया, इस चीज़ को आपने याद रखना है। आपने इस फॉर्म को अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे अभी नहीं कर रहा काम, बहरहाल क्यों नहीं कर रहा यार, ठीक है भाई, कहता है कि इसमें टेक्स्ट नहीं है, चलो नहीं होगा। ओके, अच्छा इस तरह है कि यहाँ पे आप जहन में रखें ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है उसके रिवर्स ऑर्डर के ट्रांसपोज के, यानी कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये याद रखिएगा, इसमें ऑर्डर यानी कि मल्टीप्लाई होने की जो तरतीब है उसको याद रखनी है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप अलग अलग ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज कर दें, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज है, ठीक है। ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। अब उसने यहाँ पे आपको करके दिखाया, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो आप उनका अलग अलग मैट्रिक्स लें और उनको फिर अलग अलग ट्रांसपोज लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होती है। हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए और एक है मैट्रिक्स बी। ए और बी को लेफ्ट हैंड साइड उसने दी थी ए बी, मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेना था। हमने क्या किया, ए और बी को साथ लिखा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय -2। फर्स्ट आपके पास ये हो गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। देन आपके पास क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इन सारे को आपने सॉल्व किया, आपके पास ये बन रहा है 2 - 2 6 + 0 0 +2 एंड 0 + 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है 0 6 2 0। होल का आपने ट्रांसपोज लिखा हुआ है। अब जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। जब तक आपने ट्रांसपोज अप्लाई नहीं किया तब तक आपने ऊपर छोटा सा टी लिखते रहना है। अब जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या हुआ, देखें ये आपके पास फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम में बदल गया। सेकंड रो ये थी 2 0, तो ये सेकंड कॉलम बन गया 2 0। अब आपने जो ये आंसर आया है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग अलग लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो यही आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज लिया, ए मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर टी डाला, एंड देन ट्रांसपोज लेने के लिए आपने रोज को कॉलम में बदल गया, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया। बी का ट्रांसपोज लेने के लिए भी आपने इसी तरह किया, आपके पास ये बी ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आप अलग अलग आपने ले लिया है, बी और ए का ट्रांसपोज। अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आपने बी ट्रांसपोज लिखना है, देन आपने ए ट्रांसपोज लिखना है। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में पहले अलग अलग लिख लिया है, इनको याद रखना है। इसमें एडिशन वाला तरीका नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उसमें मेथड था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना था। यहाँ पर आपने क्या करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने एक आंसर लिया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों का अलग मल्टीप्लाई करके जो ट्रांसपोज लिया था, जो आंसर आया उसी के बराबर आपके पास बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की।